हेलो, गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। आप सभी को का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉक पॉलिटिक्स के अंदर। और मैं हूं हिमांशु निर्बान, और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं दो विशिष्ट मेहमान भारत और पाकिस्तान से। पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन और उनके फाउंडिंग मेंबर अब्दुल समद याकूब सर। और भारत से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर सर, जो कि इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल रहे हैं। और ये इन्हें भारतीय राष्ट्रपति की तरफ से विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया था इनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए। सर ने जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में काफ़ी समय तक अपना समय बिताया है और वहाँ पे सर्विसेज अपनी दी हैं इंडियन आर्मी में रहते हुए। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो अभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो एक पीस डायलॉग की शुरुआत की कोशिश हुई है पाकिस्तान के CEO AS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से, तो उसके बारे में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और जो दूसरे पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसके बारे में आज हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सर, आप सभी का दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू हिमांशु वेरी मच। जी। तो सर, अब्दुल समद सर, मेरा सर आपसे पहला सवाल ये है कि आप कैसे देखते हैं कि सर इस पहल को कि कमर जावेद बाजवा साहब ने इस शांति की पहल करी है। तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या परिणाम होगा आने वाले समय में दोनों देशों के रिलेशंस के ऊपर? हिमांशु, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। मैं इसको दो तरह से देखता हूँ। एक इसकी फ्रंट वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है स्टेटमेंट की। जहाँ तक स्टेट वैल्यू की फ्रंट फेस वैल्यू की बात है तो चले, बहुत अच्छी बात है। एक अच्छा एक स्टेटमेंट आई, उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी भी वेलकम करेगी। हर तरफ से उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन बात ये नहीं है कि क्या एक अच्छी स्टेटमेंट आ जाने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, या क्या हमारे और आपके दरमियान में जो कन्फ्लिक्ट्स, जो एक हिस्टोरिकल एनिमोसिटी चली आ रही है, देखना यह है कि जब अगर आप उसको वेलकम कर भी लें और अगर पीस प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो भी जाए, तो क्या चीज़ इसको इंश्योर करेगी कि दोबारा से अगर कोई मुंबई अटैक हो जाए या पठानकोट हो जाए या पाकिस्तान में कोई इंसिडेंट बलोचिस्तान में हो जाए, तो बलोचिस्तान की ब्लेम गेम जो है वो इंडिया के ऊपर नहीं आएगी, या मुंबई के जाने वाले वो जो इन्फिल्ट्रेटर जिन्होंने किया वो पाकिस्तान से नहीं गए थे, या ऐसा नहीं था, या पाकिस्तान ने फिर उनके उनके बारे में क्या एक्शन लिया। देखना यह है कि जब आप इस तरह की कोई पीस प्रोसेस को शुरू करते हैं, कॉम्पोजिट डायलॉग को शुरू करते हैं, तो इंश्योर करना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पहले से ले लेने चाहिए। वो माहौल क्रिएट करना चाहिए कि इन केस अगर हमारे और आपके दरमियान में कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हम उसको उस पीस प्रोसेस को नहीं रोकेंगे। जैसे वाजपेयी साहब आए थे पाकिस्तान बड़ी नेक नियति के साथ, और फिर उसके बाद कारगिल हो गया। अब ये एक हिस्टोरिकल वो है जिसको मैं डिनाई नहीं कर सकता कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है कि वहाँ पे फिर वो जो पूरा माहौल है जो एक क्रिएट हुआ होता है, जो कि बड़ी मुश्किल से जाके एक दूसरे के साथ बैठते हैं या एक विजिट्स होते हैं, फिर उसके दरमियान में कोई ऐसी चीज़ हो जाती है। तो पहले मेरा ये ख्याल है कि इस चीज़ को हमें वो माहौल या वो चीज़ जो म्यूचुअली कोई एश्योरेंस होनी चाहिए कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम उसको किस तरीके से रिजॉल्व करें। उसमें क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई इन्फिल्ट्रेशन हुई है, कोई इंसिडेंट हुआ है जो कि स्टेट लेवल पे या स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, जो कि हमेशा हमारा क्लेम होता है, लेकिन क्या हम इंडिया को सेटिस्फाई कर पाएंगे या वर्ल्ड कम्युनिटी को सेटिस्फाई कर पाएंगे कि हमने अगर कोई ऐसा वाकया हुआ है तो उस पर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है जिससे कोई पूरे सेटिस्फैक्ट्री वो हों, या फिर वो इसी तरीके से होगा कि कोई एक अदालतों में फैसले हो जाए और फिर उसकी क्रेडिबिलिटी भी मशकूक हो जाए कि नहीं वो जेल में है या घर में है। आपके हिंदुस्तान टाइम ने एक स्टोरी ब्रेक की कि हाफिज सईद साहब जो है ना वो हाउस अरेस्ट हैं, वो जेल में नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए कि अगर इस तरह के कोई एलिमेंट्स हैं तो उनको क्रश किया जाएगा, और नजर भी आना चाहिए कि उनको क्रश किया गया है। अगर नजर नहीं आएगा या उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो फिर ये स्टेटमेंट्स इसी तरह से चलती रहेंगी, और उसका नतीजा यही निकलेगा कि अगले 10-20 साल भी हम फिर इसी तरीके से बैठे होंगे। जी। जी तो मंशू। राजन सर, आप इस पीस प्रोसेस को सर कैसे देखते हैं भारत के नजरिए से? जो अब्दुल जी ने बोला है वो भी एक नज़रिया है, और उस चीज़ को भी हमको कंसिडर करना चाहिए जब हम अपना पीस प्रोसेस को आगे ले जाएंगे। पर मैं आई मेरी दो ऑब्जर्वेशन है इसमें। सबसे पहले है कि ये एक स्टेटमेंट पाकिस्तान के आर्मी चीफ का है,
और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से नहीं आया अभी तक। तो इसकी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान आर्मी चीफ तक ही रह सकती है, बिकॉज जब तक आपका जो हेड ऑफ स्टेट है वो एक स्टेटमेंट नहीं देगा गवर्नमेंट की तरफ से, हम उसको पीस प्रोसेस को आगे नहीं ले जा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी है कि दो स्टेटमेंट्स दी है पाकिस्तान चीफ ने, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। अभी ये चीज ग्राउंड में देखनी पड़ेगी, बिकॉज आज भी जम्मू एंड कश्मीर में काफी इंटरनल इंटरफेरेंस है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो टेररिस्ट ग्रुप से हो, जो पाकिस्तान में ही हैं और वहां से अपनी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बताया है कि वो चाहते हैं कि इंडिया एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, कि हम उस चीज को फिर आगे ले जा सके। ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट वन साइडेड नहीं हो सकता है, जैसे अब्दुल जी ने बहुत ही क्लैरिटी से बताया है। ये दोनों साइड्स की तरफ से ये पहल होनी पड़ेगी, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की। और तीसरा मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, हमको आपके शो में डिस्कस करना चाहिए कि ये पीस की पहल पाकिस्तान से अभी क्यों आई है, इसके रीजंस क्या हैं, हमको एनालाइज करने चाहिए। और जब तक हम रीजंस के ऊपर क्लैरिटी नहीं पाएंगे, मुझे एक रोनाल्ड रीगन जो यूएस प्रेसिडेंट थे, उनकी एक स्टेटमेंट आई थी जब वो रशिया के प्रेसिडेंट माइकल गोर्बाचोव से डील कर रहे थे, ट्रस्ट बट वेरीफाई। और हमारे कॉन्टेक्स्ट में होगा डिस्ट्रस्ट बट वेरीफाई, बिकॉज पुलवामा से लेके आपके पठानकोट से लेके इतने सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं कि एक पाकिस्तान की स्टेटमेंट को ट्रस्ट करना हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। उसकी वेरिफिकेशन की जरूरत है कि ग्राउंड पे ये इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आज पाकिस्तान चीफ की स्टेटमेंट है, इसके बाद हम चाहेंगे कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर भी कुछ स्टेटमेंट दें, जिससे इंडिया को एक ऐसा लगे कि दे मीन इट, वो चाहते हैं कि एक पीस प्रोसेस को आगे ले जाना। इंडिया कभी भी कोई भी पीस इनिशिएटिव को नकारा या नहीं, वो जो भी पीस इनिशिएटिव अक्रॉस द बॉर्डर आएगा पाकिस्तान से, उसको इंडिया रेसिप्रोकेट करेगा। और तभी हम अपने जो हमारे देश हैं वो अपनी जो इकोनॉमी को और अपने लोगों की सिक्योरिटी को बेहतर कर पाएंगे। जी, तो अब मेरा सर अगला सवाल आपसे है अब्दुल सर कि आप क्या मानते हैं कि जो पाकिस्तान में सर जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं जो कि पीओके के अंदर ऑपरेट करते हैं अपने टेररिस्ट कैंप्स, तो क्या पाकिस्तान उन्हें निस्तानाबूद करने की कोशिश करेगा, उनको बंद करेगा परमानेंट तौर पर, अगर उसको शांति की पहल करनी है तो अपनी तरफ से? देखें, अगेन वो बात आती है कि यहाँ पे फिर अगेन क्रेडिबिलिटी की बात आती है। मेरा जो मानना है ज़ाती तौर पे, और मेरा बड़ा इस हवाले से जो भी मेरा तजर्बा रहा है, मैं ये मानता हूँ कि मुझे पहले पता था कि यहाँ पे थे, इतना तो मुझे भी पता था कि बहुत पहले यहाँ पे ज़रूर थे, ऑपरेट करते थे, ज़्यादातर आज़ाद कश्मीर में थे। लेकिन जितनी भी मेरी ऑनेस्ट मेरी जो भी कह लें कि मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं खुद से अपनी ज़ाती तौर पे, आप लोगों के लिए नहीं, कि क्या वाकई इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसा कैंप ऑपरेट कर रहा है
मेरी अपनी पूरी, मतलब मैं यहाँ पे आपको वैसे कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, वैसे अपनी जाती कन्विक्शन के साथ बता रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसा कैंप पाकिस्तान में ऑपरेट होते हुए नजर नहीं आया। पहले की बात करेंगे, मैं डिनाई नहीं करूंगा उसे क्योंकि पहले पहले वो बिल्कुल था, वो हमारी स्ट्रैटेजी थी, वो पॉलिसी का हिस्सा था और वहां पे वो होते थे। बाद में जब ये हुआ कि वही उनमें से जो जो ये जो जिहाद है ना बेसिकली, जैसे ये रोनाल्ड रेगन, प्रेसिडेंट रेगन की बात की 1979 में जब सोवियत ने इन्वेड किया, तो जो जिहाद का जो बेसिकली ये तो दफन हो गया था कंसेप्ट सारा इस्लाम मुस्लिम में। ये रोनाल्ड रेगन के दौर में ही, उनके टेन्योर में उन्होंने ही, अगर हम सबसे बड़ा जिहादिस्ट कहें ना तो रोनाल्ड रेगन को कहा जाएगा कि उन्होंने उसामा बिन लादेन को भेजा, बाकी सारा कुछ। अब जिहाद का कंसेप्ट इस तरह से है कि अगर आप उनको तैयार कर देंगे तो वो इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ कश्मीर में या इंडिया के खिलाफ नहीं करेगा, वो फिर आपके खिलाफ भी करेगा, क्योंकि उसने वो इस तरह से ट्रेन होते हैं कि उनका ये होता है कि सुपरमेसी इस्लाम की होगी और हर जगह पे रूल ऑफ द लैंड ऑफ द लॉ जो होगा वो शरीयत के मुताबिक होगा, और हमने वो सफर किया उसको। वही आपने फिर तालिबान देखे, वही हमने यहाँ पे देखे, इधर मालाकंड में देखा, वहां पे सवात में आ गए, उसको टेक ओवर कर लिया, उन्होंने कैप्चर कर लिया सवात को कुछ अर्से के लिए। फिर एक बहुत बड़े ऑपरेशन हुए, हमारी आर्मी फिर अगेन किसी और फ्रंट पे क्या लड़ती या इंटरनेशनल बॉर्डर पे क्या लड़ती, वो तो अपने फ्रंट्स इतने खुल गए कि उनको अपने ही लोगों से जंग लड़नी पड़ी सवात को रिकैप्चर करने के लिए और सारा कुछ। तो ये कहना कि जब राहील शरीफ ने ज़रब अज़ब स्टार्ट किया था ऑपरेशन, उसमें इनडिस्क्रिमिनेटली, उसमें मैं बिल्कुल कन्विक्टेड इस बात के लिए कि उन्होंने जो लोकल शिया के खिलाफ कर रहे थे या जो शिया सुन्नियों के खिलाफ कर रहे थे या जो कश्मीर में हो रहा था, उन्होंने सबको क्रश किया। काफी हद तक हो गया है ये, एकदम ओवरनाइट तो नहीं हो सकता, ये चंद सालों में भी नहीं हो सकता। अभी भी इन्फिल्ट्रेशन, मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से खत्म होगी, ऑल्दो कि आपने वहां पे फेंस भी लगा दी, कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन मुश्किल हो गई, फिर वो किसी और वे से घुसने की कोशिश करते हैं। अब उस माइंड सेट को, जिहादी माइंड सेट को आप एकदम से तो नहीं बुझा सकते ना, कि आपने उनको प्रिपेयर किया फिर आज आप जाके, और फिर जहां तक बात आती है कि पाकिस्तान के ऊपर कैसे ट्रस्ट किया जाएगा, कि अगर वो बाजवा साहब ने स्टेटमेंट दे दी। अब देखें, ये वही तालिबान है जिनसे 20 साल अमेरिका ने जंग लड़ी और आज उनके साथ डायलॉग कर रहा है। अब उसके लिए डेफिनेटली जब आपको पीस वो करना है तो फिर कुछ लेवरेज देना पड़ता है। अब ये कौन इस बात को एश्योर करेगा कि तालिबान जो है वो फिर उस जो कॉन्ट्रैक्ट या जो पीस डील होगी उसके ऊपर कायम रहेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी अल्टीमेटली आपके जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो फिर चाइनीज से मिले जब ये एलएसी का इशू चल रहा था। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो ट्रस्ट करना पड़ता है या कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना पड़ता है। अब बाजवा साहब ने जो हमारे आर्मी चीफ ने बड़ी कंडीशनल बात की, कंडीशनल ये थी कि आप 370 को अगर आप दोबारा से इंप्लीमेंट कर दें, जो कि उसका फेट मेरे ख्याल में भी डिसाइड होना है सुप्रीम कोर्ट में आपकी, तो अगर दोबारा से कर दें तो हम आपसे बात करने के लिए, पीस प्रोसेस के लिए, यहाँ पे वैसे ज़ाती तौर पे डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं रूलिंग पार्टी से ज़रूर हूँ, लेकिन मैं आपका एक दोस्त हूँ और मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से बात करूँगा कि मुझे ये बात खुद सोचने में मजबूर होता हूँ कि जब 370 था इम्प्लीमेंटेड, जब अबॉलिश नहीं हुआ था, तो क्या हमारे रिलेशन बहुत आइडियल थे? क्या हम मोदी जी के होते हुए कोई सब कुछ नॉर्मल था और एकदम से 370 अबॉलिश हुआ तो सब कुछ खराब हो गया? ये तो कहा जा सकता है कि मजीद खराब हो गया, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि उस वक्त भी तो पीस प्रोसेस नहीं चल रहा था, उस वक्त भी डायलॉग्स नहीं चल रहे थे, उस वक्त भी एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रस्ट था, नहीं वो कर रहे थे, बैशिंग भी चल रही थी, यहाँ से भी मोदी जी को वो बुरा भला कहा जा रहा था। तो यहाँ पे ये मैं ये समझता हूँ एक लॉन्ग प्रोसेस है कि जब वाजपेयी साहब के बाद जब ये ट्रस्ट डेफिसिट हुआ, फिर आगरा समिट में वो जॉइंट डिक्लेरेशन ना आ सकी, फिर इवन इस्लामाबाद समिट हुआ, सब कुछ हुआ, अल्टीमेटली इस तरह की सूरत हाल को देख के, जो कि मेरे जैसा बंदा अमन चाहता है, वो को बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं होता उसको, जब तक ग्राउंड पे जब तक कोई चीज होते हुए नजर ना आए, या जब उसको यकीन आ जाए कि वाकई यहाँ से कुछ नहीं होगा, या अगर यहाँ से कोई इन्फिल्ट्रेशन हुई भी, फॉर एग्जांपल मुंबई अटैक सबसे बड़ी है, तो उनके साथ क्या किया गया? वो 10 तो जो 11 थे या 2 थे अजमल के साहब वो मारे गए, ठीक है,
लेकिन उनको किसने प्रिपेयर किया, उनको किसने ट्रेनिंग दी, उनको किसने फंडिंग की उसको, क्योंकि ये इतने बड़े लेवल की जो इन्फिल्ट्रेशन थी ना वो इंडिविजुअली नहीं हो सकती, और ना ही वो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी एक कैपेसिटी होती है कि वो आपको सी के थ्रू इस तरह से भेजेंगे और वो सब कुछ करेंगे। ऑल्दो के अलकायदा ने बहुत कुछ किया हुआ है, लेकिन मान भी लिया जाए तो क्या वो जकीर रहमान लखवी को सिंबॉलिकली सजा दे दी गई है, क्या वाकई एक्शन लिया गया है? जहां तक मैं ये समझता हूँ कि भले सिंबॉलिकली देखें, अगर हाफिज सईद की बात आती है ना, हम हैंग नहीं कर सकते उसको, हमारी अपनी मजबूरी है, हम जी। उनका एक बहुत तो बड़ी सर, मैं फॉलोअरशिप है। आपको इस जगह रोकना चाहूंगा कि सर, अभी मेरा सवाल है अब्दुल समद सर से, सॉरी, राजन सर से। सर, आप क्या मानते हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान की जो पीस डायलॉग है उसको शुरुआत करने के लिए क्या पाकिस्तान को जो हाफिज सईद है और जो जैश ए मोहम्मद के सरगना है मोहम्मद मसूद अजहर और जो बाकी है, इन सब आतंकवादियों को भारत को सौंप देना चाहिए पीस डायलॉग की स्टार्टिंग के लिए? देखिए हिमांशु, मैं एक पॉलिटिशियन नहीं हूं और मैं एक पॉलिटिशियन की तरह नहीं बात कर सकता हूँ। जी। फौजी की तरह मैं बात कर सकता हूँ, एक अपने देश के सिटीजन की तरह बात करूंगा। जी। और मैं बस इतना ही एक मैसेज पाकिस्तान के लोगों को देना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट पे है। 27 पॉइंट्स रेज हुए थे, उसमें 21 पॉइंट्स का अमल हुआ है और 6 पॉइंट्स का नहीं हुआ। और वो जो 6 पॉइंट्स है वो डिसमेंटलिंग ऑफ देयर टेररिस्ट कैंप्स इन पाकिस्तान, मनी लॉन्ड्रिंग और इस प्रकार के पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कंफर्मेशन नहीं दिया है। और इसीलिए मैं अब्दुल जी से भी ये दरखास्त करूंगा कि ये भी अपने गवर्नमेंट को अपनी तरफ से ये चीजें बताएं कि जब तक आप ग्राउंड में एक ट्रस्ट फैक्टर नहीं लाएंगे, जब तक आप जितने भी ये हाफिज सईद हैं और इनके अगेंस्ट, बिकॉज एफएटीएफ में ये भी एक पॉइंट है कि जो भी आपने टेररिस्ट को पनाह दे रखी है आप उसके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहे? तो ये जब तक ये ट्रस्ट फैक्टर्स आप दूर नहीं करेंगे, और आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने आपका लोन जो बंद कर दिया है इसी के लिए कि आप इन चीजों को अपने अंदर अपनी कंट्री में आइडेंटिफाई करें। आज अफगानिस्तान में एक नई सिचुएशन डेवलप हो रही है और वहां पे पता नहीं चल रहा है कि किस टाइप की गवर्नमेंट आएगी और उसका जो क्या पाकिस्तान के साथ उसको रिलेशंस होगा या नहीं होगा। और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस भी आप देखें, अभी मैं आपका डॉन न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि आपका जो चीनी है, आपकी जो शुगर है, वो 110 रुपए पर केजी है आज, और 3 महीने पहले अबाउट 90 रुपीज आपका केजी आपका था। ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज हुआ है। दूसरा, आपका जो डेट है वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है, और आपकी जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स है वो खाली 22 बिलियन डॉलर्स है। और ये जो सीपेक आया है आपका, एक चाइना के साथ एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट 60 बिलियन डॉलर्स का, अभी उसमें 19 बिलियन डॉलर ऑलरेडी एक्सपेंड हो चुका है पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट के आने के बाद प्रॉस्पेरिटी देखी है? 19 बिलियन डॉलर्स के बावजूद जब चाइना ने वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उसमें क्या पाकिस्तान की स्थिति बेहतर हुई है? तो ये पाकिस्तान को अपने आप एनालाइज करना इसको पड़ेगा। आज यूनाइटेड स्टेट जो एक टाइम पे पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, आज पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं है? आज वो इंडिया के साथ क्यों अलायंस बना रहा है? और दूसरा, मैं आपको इतनी चीज बता दूं कि मोदी गवर्नमेंट की आप इतनी पाकिस्तान में एक हाइप सी हो रखी है कि वो एक एग्रेसिव है, लड़ाई चाहते हैं। और मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको बताना चाहता हूं कि 2014 से जब से मोदी गवर्नमेंट आया है, हमारा जो डिफेंस बजट है वो बल्कि कम हुआ है। हमारा
खाली 1.6% जीडीपी पे हमारा डिफेंस पे खर्च होता है। कोई भी देश अगर वो लड़ाई चाहता है या अपनी लड़ाई के लिए तैयारी करता है तो वो अपने डिफेंस बजट को बढ़ाता है। जैसे चाइना बढ़ा रहा है अपने डिफेंस बजट को, उसका 8.2% है जीडीपी का। तो हम नहीं चाहते कोई इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो, अमन चाहते हैं हम लोग। और आजकल के 21 सेंचुरी में लड़ाई का दौर नहीं है अपने डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। वी हैव टू कम अक्रॉस द टेबल, वी हैव टू शो ट्रस्ट इन ईच अदर। और जब तक हम पहल नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, आज पीपल टू पीपल कांटेक्ट में मैं इतने प्रोग्राम आपके यूट्यूब में देखता हूं पाकिस्तान के, वहां पे हमारे जो कॉमन लोग हैं और आपके लोग हैं, उन लोगों में भाईचारा है, आपस में अच्छी तरीके से बातचीत होती है, कोई गाली गलौज नहीं होता है उनमें। उनमें एक एक बिकॉज आफ्टर ऑल हमारे रूट्स तो सेम ही है ना। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का जो कांटेक्ट है, इसमें भी बदलाव आना चाहिए। और आप जैसे लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं और जो पार्टी में हैं और जिनका जो सोच है, वो आपकी जो आगे की सोच है, तो इसीलिए आपको भी अपने गवर्नमेंट को ये चीज कन्वे करनी चाहिए कि अगर हिंदुस्तान के साथ पीस अगर आप चाहते हैं तो कुछ एक्शंस आपको भी लेने पड़ेंगे। जनरल साहब, पर्सनली जो मैं फील करता हूँ, पीपल टू पीपल कांटेक्ट तक तो बहुत पॉजिटिव है, आपकी बात बहुत अच्छी है। और जो पर्सनली फील करता हूँ वो ये कि मुझे लगता है कि शायद इस रीजन में जिस आपने बात की कि रूट्स एक हैं, बिल्कुल कल्चर सिमिलर कल्चर है, काफ़ी वैल्यूज़ हम शेयर करते हैं। और जहाँ पर जो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं वो तो हमारे अपने मुसलमानों में बहुत है। शिया सुन्नी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, मैं शिया के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, वो तो है, वो तो हर जगह पे वो इस तरह से। लेकिन वो कहीं फील आता है कि जब 73 ईयर्स की हिस्ट्री देखें तो लगता है ऐसे है कि जैसे इस रीजन में ना हम दोनों में कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की कैपेबिलिटी नहीं है। यानी कि हमने इतना दुश्मनी में हम इतना आगे जा चुके हैं कि वर्ल्ड कम्युनिटी हमें किस तरह से देखती होगी कि यार ये दो एक ही लैंग्वेज बोलने वाले, एक दूसरे को समझने वाले, एक दूसरे का म्यूजिक एंजॉय करने वाले, एक दूसरे का ये मूवीज एंजॉय करने वाले लोग, जबकि हम गुजारा नहीं कर सकते कि अगर आपका म्यूजिक ना सुने तो। डेली डेली लाइफ है, स्टार्ट होता है, हर चीज चल रही है, पूरा बॉलीवुड यहाँ पे। लेकिन बावजूद इसके भी दुश्मन क्रिकेट में हम चले ठीक है वो कर ले, लड़ाई लड़ लें, लेकिन मैं समझ नहीं आती कि हम कन्फ्लिक्ट क्यों नहीं रिजॉल्व कर पाते। मतलब मैं यहाँ पे जाके मायूस हो जाता हूँ, मेरा दिली तौर पे, कि यहाँ पे मुझे मायूसी होती है कि यार हमें तो एक बहुत अच्छा नेबरहुड के होना चाहिए था। अब यहाँ पे आपने एक और पॉइंट उठाया, इकोनॉमी की बात की। हकीकत देखें तो जो आपने बताई है इससे भी वर्स्ट है, इकोनॉमी का हाल इससे भी वर्स्ट है। महंगाई सिर्फ आपने एक पॉइंट आउट किया, चीनी को पॉइंट आउट, शुगर को किया, नहीं हर चीज में यही हाल है, हर चीज में 30% 40% अगर आप टू तो। लेकिन क्या इकोनॉमी का ओवरनाइट ये हाल हुआ है? क्या इस गवर्नमेंट की वजह से ये हुआ है? हालांकि आपको पीएमएलएन बहुत पसंद है, बहुत सारे ये जो डेट्स थे वो उन्होंने ले लिए हुए थे, सीपैक की बात में क्या लें, बाकी उसमें क्या लें, $100 बिलियन तक ले गए उसको, डेट को। जब मियाँ साहब आए, नवाज शरीफ साहब, तो $55 बिलियन डेट था, एक्सटर्नल डेट। और ये जब गए थे तो $95 बिलियन था, तो $40 बिलियन का उनके टेन्योर में। तो और अगर इसके आपको देखा जाए तो जितने भी फिगर्स उठा के देखे जाए तो बीजेपी के टेन्योर में, दोनों टेन्योर में मोदी जी के, वो कहाँ से एकदम राइज कर रहे हैं, हर चीज में प्रोग्रेस है, हर चीज में तरक्की है। तो कहीं ये देख के तो हमें फील आता है कि देखें वहां पे तो, और फिर एक मेजॉरिटी, एक ऐसी पार्टी जो एक मेजॉरिटी, अगर आप किसी पॉलिटिशियन से पूछें कि नंबर गेम्स कितना इंपॉर्टेंट होता है पार्लियामेंट में, वो आपने देख लिया होगा कि जो हफीज शेख और जो गिलानी का इलेक्शन हुआ था अभी जो सेनेट में, कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना हमें वो करना पड़ता है, 2 दिन प्राइम मिनिस्टर को बैठना पड़ता है। मोदी जी के लिए तो अपोजिशन ही नहीं है, वो तो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी है और बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। तो उनके लिए तो बहुत और उनको फिर ट्रस्ट बहुत है, जो लोगों का ट्रस्ट बहुत है मोदी जी के ऊपर।
हमारे यहाँ तो 11 पार्टीज का एक वो हो गया। तो अगेन वही बात है कि जितना पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा, जितना कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाएंगे, तभी जाके आगे बढ़ पाएंगे। वरना तो ये रोते रहेंगे हम इसी तरीके से, अपनी इकोनॉमी को भी रोते रहेंगे। एक ट्रेड के लिए जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए इंडिया हो सकती है, उसको भी अब लूज कर जाएंगे। अफगानिस्तान हमारे लिए है नहीं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वो हमारी कोई इतनी कोई प्रो गवर्नमेंट तो है नहीं। और चाइना के साथ ऑल दो कि आपका एलएसी के ऊपर भी बड़ा इशू रहा, लेकिन आपकी $100 बिलियन का ट्रेड वॉल्यूम भी है। तो उनको चाइनीज को तो ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि भाई भले आप जंग लड़ लें, लेकिन आप ट्रेड ना रोकें, ट्रेड करते रहें। मैं भी ये चाहता हूं कि अगर हमारे 10 इशूज है ना, तो एक इशू कश्मीर है, तो बाकी 9 नहीं रुकने चाहिए। 9 के ऊपर तो वो जारी रहना चाहिए ना। तो अगर 9 ठीक से चलेंगे तो 10वां रिजॉल्व होगा। अगर 9 ही ठीक पे नहीं चल सकते, को पानी का मसला है, इंडस वाटर ट्रीटी, फला ये वो इश्यूज, एक इशू तो नहीं है ना। तो बल्कि आपसे बात करते करके तो खुशी होती है कि आप बड़े पोलाइट और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है इस तरह से बात करके कि हम बैठे हैं, कम से कम हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन कुछ अच्छा सोच तो सकते हैं, कुछ थॉट्स तो शेयर कर सकते हैं अच्छी। जी थैंक यू अब्दुल जी। मैं बस एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारा जो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है वो है कश्मीर के ऊपर। और आपकी जो फौज है, जनरल बाजवा से लेके अगर आप पुराने भी आर्मी चीफ देखें, तो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट रेज हुई हैं वो जम्मू एंड कश्मीर से शुरुआत हुई उन कॉन्फ्लिक्ट्स की। और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, चाहे वो कारगिल हो, चाहे वो 71 का ऑपरेशन हो, 65 का हो, या 48-49 के टाइम हुआ, वहां पे ऐसा कोई डिसाइसिव जो फैसला नहीं मिला पाकिस्तान को कि भाई हमने कश्मीर को हासिल कर लिया है। तो मुझे ये एक्चुअली आश्चर्य होता है कि आज हम 21st सेंचुरी में आके हम इस मसले का हल क्यों नहीं निकाल सकते हैं। हम अपने माइंड में ये मेंटल ब्लॉक क्यों लेके चल रहे हैं। कश्मीर को हम उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते, पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेता कि वो अभी इंडिया का हिस्सा है, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम उसी के ऊपर अपना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट और गोल मोल करके अपनी स्टेटमेंट्स अपना दे रहे हैं। बिकॉज मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो आगे नहीं बढ़ सकता जब तक ये कश्मीर का इशू हम अपने आपस में रिजॉल्व ना करें। पाकिस्तान कश्मीर की बात करेगा और फिर हम पीओके की बात करेंगे तो इसका कोई एंड नहीं है। और दुनिया चाहती है कि जितने भी बड़े देश हैं वो सारे चाहते हैं कि आप कॉन्फ्लिक्ट में रहें, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट से आपकी ताकत कम होती है और उनको भी एक इसको लीवे मिलता है कि वो अपने आर्म्स, एमुनिशन, अपनी इंडस्ट्री, अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकें। पाकिस्तान को इसको रशिया से इक्विपमेंट आएगा, चाइना से इक्विपमेंट आएगा, इंडिया को यूएस से आएगा, रशिया से आएगा। अभी ये जो अजरबैजान और आर्मीनिया की जो लड़ाई है, दोनों कंट्रीज को रशिया का इक्विपमेंट आता है, तो इसीलिए वो इस लड़ाई में इंटरफेयर ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी जो इंडस्ट्री इसी के ऊपर चल रही है। तो एक्चुअली हम लोगों को इस चीज को समझना चाहिए बारीकी से, और अक्रॉस द टेबल अगर हम इसका फैसला कर लें कि ओके वी एक्सेप्ट योर स्टैंड ऑन कश्मीर एंड लेट्स मूव अहेड नाउ। और मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, आप देखना, अगर उसको इंडिया का सपोर्ट मिलता है और प्रॉक्सिमिटी है हमारी बॉर्डर्स में एक दूसरे के साथ, ट्रेड हम अच्छी तरीके से कर पाएंगे तो आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी। आप बांग्लादेश को देख लो, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। बांग्लादेश ने 71 में इंडिपेंडेंस लिया था, आज बांग्लादेश कहां पे पहुंच गया। बांग्लादेश की आप इकोनॉमी देखो और उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखो, इंडस्ट्रीज देखो वहां पे क्या आ रही हैं, और वहां का माहौल देखो आप, तो आपको लगेगा कि देश
तरक्की ऐसे भी कर सकता है। तो इसको मेरी तो यही आपको राय रहेगी, और आप बेहतर अपनी कंट्री को जानते हैं कि आप इसको जो मसले को आगे कैसे ले जाना चाहते हैं। बस यहाँ पे थोड़ी सी पाकिस्तान की रिजर्वेशन ये है कि पाकिस्तान जो है ना वो बराबरी की सतह पे चाहता है कि इंडिया के साथ जो भी स्टेटस हो उसका वो इक्वालिटी के ऊपर हो, वो बांग्लादेश के लेवल के ऊपर ना जाके हो, नेपाल या भूटान के ऊपर ना हो। ये थोड़ी सी हमारी सोच ये रहती है कि नहीं, जो भी होगा बराबरी के ऊपर होगा, जो भी हो। और कहीं हमारी पोजीशन ऐसी ना हो जाए कि कल को हम नेपाल या भूटान या मालदीव्स बन जाएं। तो उससे हट के पाकिस्तान चाहता है कि हमेशा उसको जो है ना वो एक इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। अदरवाइज तो क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया तो एक बहुत बड़ी पावर है ना, उसमें तो कोई शक नहीं है। और वो बांग्लादेश उसको तस्लीम करता है, नेपाल तस्लीम करता है, आपका मालदीव तस्लीम करता है, और आप लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत। आपने $1.9 बिलियन मालदीव्स को दिए। उनका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उनका जो जल गया था वो आपने उनको वो बना के दिया, तो वो ठीक है, कॉपरेशन इंडिया की तरफ से उधर होता है, सही है। लेकिन वो हमारे यहाँ खैर वो साजगार माहौल नहीं बन सका कि हम इस बात को तस्लीम करें कि नहीं, इंडिया वाकई को बहुत बड़ी पावर है, या इंडिया नहीं। हम ये कहते हैं कि जो हमारा सेंटिमेंट है वो ये कहता है कि जी मर जाएंगे लेकिन इंडिया से नहीं हारेंगे। वो तो आपको पता ही है, वो इतने इमोशनल हो चुके हैं कि अगर एक आर्मी चीफ कश्मीर से पीछे नहीं हट सकता, कश्मीर के स्टैंड से। आपने देखा होगा कि एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के साइड लाइंस मीटिंग में मुशर्रफ ने, गालिबन मनमोहन सिंह थे उस वक्त, उनको ये कह दिया था कि फॉर द सेक ऑफ डायलॉग मैं कश्मीर को साइड पे रख देता हूँ, और वो एक न्यूज़ बन गई। फिर जफरुल्लाह जमाली हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनको स्टेटमेंट देनी पड़ गई। उन्होंने रिफ्यूट किया, उसको निगेट किया कि नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम कश्मीर से पीछे नहीं हटेंगे। उसको मिस कोट किया गया फला। तो एक आर्मी चीफ जो कि उस वक्त प्रेसिडेंट भी था, अगर उसकी स्टेटमेंट को भी सिर्फ इतनी सी एक बात को कि फॉर द सेक ऑफ डायलॉग मैं इसको साइड पे रख देता हूँ, वो नहीं हजम हो सकी, वो डाइजेस्ट नहीं हुई, और उसके ऊपर बहुत बड़ा वो इशू हो गया। तो आर्मी चीफ हो या हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो या इवन, ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसको मैं समझता हूँ कि वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि जिसमें फिर जाके इतना सॉफ्ट हो जाए कि किसी परमानेंट रेजोल्यूशन की तरफ जाएं, जो मुशर्रफ के दौर में, खुर्शीद महमूद कसूरी के दौर में हो गया था कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, या इसको एलओसी को इररेलेवेंट कर दिया जाए, कश्मीरीज मूव कर सकें, और आपका जो कश्मीर है उसको एडमिट कर लिया जाए, ना भी किया जाए वर्बली या उससे, लेकिन उसको इस तरह से इररेलेवेंट। तो किसी ना किसी सोल्यूशन पे जाने के लिए हमें वो ग्राउंड्स तैयार करने पड़ेंगे। जब वो ग्राउंड्स होंगे, जब वो चीज़ें बनेगी, जब हम करीब आएंगे, तभी जाके वो रिजॉल्व हो सके। अगर मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हमने 73 ईयर्स में स्टैंड लिया है कश्मीर के ऊपर, और ऑल्दो कि मुझे ये कहने, मैं अगर ये कहूँगा ऑन द रिकॉर्ड तो शायद मुझे भी बड़ी बैशिंग का सामना करना पड़े कि हम ये कहते हैं कश्मीर से पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। मैं कहता हूँ ना हटें, लेकिन कुछ और इश्यूज पे बात तो कर लें। अब मैं ये कहते हुए भी मुझे थोड़ा सा फील आ रहा है कि मुझे इस पे भी बैकलैश हो सकता है कि भाई आप कश्मीर से क्यों पीछे हट रहे हैं। मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात कर रहा हूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी, नॉट अ बीइंग अ स्पोक्स पर्सन ऑफ एनी पार्टी। तो जब भी हम कश्मीर को थोड़ा सा भी साइड पे रखने की कोशिश करते हैं, तो हर हर बंदा उठ के हमें कहना शुरू कर देगा कि यार ये किस तरह का, आप तो सॉर्ट ऑफ गद्दार हो गए हो कि भाई आप कश्मीर को साइड पे रख रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि थोड़ी सी देर के लिए भी फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट ही मैं कह दूं कि यार कश्मीर को साइड पे रख के बाकी इशू तो रिजॉल्व कर लें। वो बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है ये कहना। जी, तो सर मेरा आपसे सर अब ये सवाल है कि जनरल साहब, आप सर, राजन सर, आप कुछ बोले फिर उसके बाद मैं करता हूँ। मैं एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई कुछ पॉइंट्स अब्दुल जी ने रेज किए थे कि पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो कश्मीर से अपना बैक ट्रैक कर पाए। तो मेरा इनको बस इतना ही एक सुझाव रहेगा कि आज जो चाइना आपकी कंट्री में आ रहा है अंदर, और वो एक शाइलॉक की तरह है। अगर आपने चाइना को देखा है कि बाकी अफ्रीकन नेशंस के साथ चाइना ने क्या किया है, उनको जो डेट ट्रैप में अपना डाल के, और फिर उसके बाद कंट्री के ऊपर ऑलमोस्ट कब्जा हो गया। और मुझे एक मैं क्रिस्टल गेजिंग नहीं करता हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, ज्योतिषी नहीं हूँ आपको बताने के लिए, पर मुझे ऐसे अंदेशे आ रहे हैं कि
जैसे जैसे चाइना अपना गढ़ वहां पे बनाता जाएगा, आपकी आइडेंटिटी और कम होती जाएगी। और बलूचिस्तान में और आपके ग्वादर पोर्ट में आपने देख लिया है कि वहां पे फेंसिंग हो रही है और पूरे एरिया को कॉर्डन अपने किया जा रहा है। आपकी कंट्री के अंदर ही आपके लोगों को डिनाई किया जा रहा है कुछ एरियाज में जाने के लिए। तो ये जो पहली फोर वार्निंग है, जो आपके जो लीडर्स हैं उनको समझनी चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर हम पाकिस्तान की प्रोग्रेस चाहते हैं, बिकॉज इंडिया भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान डिक्लाइन में जाए। इंडिया भी चाहता है कि पाकिस्तान भी एक अपनी इकोनॉमिक स्टेट से उभर के आए और एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह बिहेव करे। और जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर आप इमीडिएटली कश्मीर का मुद्दे पे नहीं जाना मांगते हैं, तो एटलीस्ट कुछ स्टेप उठाइए। अपने टेररिस्ट कैंप्स हो गए, अपने इतने भी आपके टेररिस्ट लीडर्स हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, तो एक क्रेडिबिलिटी और एक ट्रस्ट बनेगा। और फिर उसके बाद बातचीत होगी तो आप देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। बिकॉज अभी हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान अपनी तरफ से जो ये पॉइंट्स यूनाइटेड नेशन में भी लेके जाता है, और डोजियर भी सबमिट होते हैं और प्रूफ भी सबमिट होता है, उसके बावजूद भी वहां से काउंटर आता है। तो अगर ये काउंटर ना आए और अगर वो उसको बोले कि ओके ठीक है हम इसको अच्छी तरीके से करते हैं और हम जो एक्शन अपना लेंगे अगेंस्ट ऑल दीज पीपल, तो उसको मुझे नहीं लगता कि हम में जो कोई ये जो ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा। जनरल साहब, यहाँ पे मैं हिमांशु पे रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। मैं जनरल साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि मुझे फील आता है कि चाइना का जो डेट है हमारे ऊपर, वो एक सीरियस थ्रेट हो सकता है। क्योंकि अगर उसको देखा जाए कि जो हमें जो इंटरनेशनल मॉनेटरी इदारे इंस्टीट्यूट्स हैं, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, वो जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे हमें लोनिंग करते हैं वो सबके सामने होती है। वो चाहे सख्त हो चाहे नरम हो, बट वो पता होता है कि वो सबके सामने है। और उनकी कंडीशंस इतनी सख्त नहीं होती कि अगर आपने एजुकेशन सेक्टर के लिए लिया या हेल्थ सेक्टर के लिए लिया, तो जब वंस आप लोन ले लेते हैं तो फिर आप उनको डिफरेंट सेक्टर्स में वो कर देते हैं, उनकी तरफ से इतनी सख्ती नहीं आती। अब चाइना ने जो भी लैंडिंग की हमें उसमें तो जब हम IMF के पास गए तो IMF ने हमें ये कंडीशन रखी कि चाइना की किस टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आपने उससे कर्ज लिया। तो हमने ये बात नेशनल अपनी पार्लियामेंट में भी डिस्क्लोज नहीं की थी। हम रिलक्टेंट थे कि हम IMF को भी डिस्क्लोज ना करें, क्योंकि चाइना की तरफ से कंडीशन थी कि इन टर्म्स एंड कंडीशन को सीक्रेट रखा जाएगा। अब चाइना अफ्रीकन कंट्रीज में भी गया तो इसी कंडीशंस के साथ गया है कि उसने सीक्रेसी को मेंटेन किया। उसका जो इंटरेस्ट रेशो है वो बहुत हाई है। फिर सेकेंडली उसने बजाय के डायरेक्ट लैंडिंग करने के अमाउंट आपको देने के, उसने प्रोजेक्ट खुद ले लिए, उसमें भी डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो चाइना का फिर इन्फ्लुएंस भी बढ़ जाता है, जो कि दुनिया का बाकी मुल्कों से चाइना के वो जो अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो यहाँ पे फील आता है कि नहीं, चाइना वाकई पेनिट्रेट जब करता है तो वो अपना इन्फ्लुएंस भी साथ बढ़ाता है। तो ये तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि पाकिस्तान को किसी स्टेज पे जाके फील हो कि वो सीरियस किसी डेट ट्रैप में आ गया है, लेकिन मुझे ये दिखाई देता है चाइना के हवाले से। बाकी रही बात, अगेन मैं ये कहूँगा कि टेररिज्म के हवाले से पर्सनली ये मेरा सब्जेक्ट रहा है। टेररिज्म के हवाले से मेरी ऑफिस सही से भी इंटरेक्शंस रहे, क्योंकि वो हमारी स्कूल ऑफ थॉट से थे। तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं पर ऑपरेट करें। मैं पर्सनली आपको बिल्कुल ये कन्विक्शन के साथ बता रहा हूँ कि मैंने कहीं पे भी नहीं देखा उनका किसी एक मदरसे में जाके जहाँ पे मिलिटेंसी या इस चीज़ को सपोर्ट किया जा रहा हो या कहीं पे भी कोई ट्रेनिंग हो रही हो। अब वो हाफिज सईद वगैरह या लश्कर जो ये जमातुल दावा, वो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ने या स्टेट ने या एस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ बिट्रे किया, कि उनको पहले प्रिपेयर किया फिर इंडिया में यूज किया, अब वो उनको बिल्कुल डिस्पोज ऑफ कर दिया है। तो वो उनको हमने हमने उनको कंटेन किया हुआ है। उनको अगर हम एकदम से ज्यादा एक्शन लेके उसको फांसी पे लटका दें या उस तरह से कर दिया जाए या मार दिया जाए, तो हम तो पाकिस्तान में जो रेडिकलाइजेशन है जो पहले से बहुत ज्यादा है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे। तो ग्रेजुअली कि वो जैसे स्लो पॉइजनिंग होती है
कि आहिस्ता 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 उनको हमने बिल्कुल खत्म कर दिया। मिलिटेंसी नहीं हो रही, मिलिटेंसी नहीं हो रही, बॉर्डर्स आपके फेंसिंग हो गई, या कहीं ना कहीं से अगर कोई हो रही होगी इन्फिल्ट्रेशन, उसको भी मैं कम से कम मैं तो ना जस्टिफाई कर सकता हूँ, ना मैं उसको सपोर्ट कर सकता हूँ। जी, तो सर आप कुछ बोलना चाहेंगे राजन सर इसके लिए? नहीं, मैं बस इतना इसको कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट आया है अब्दुल जी से, एंड और हम उनको इतने अश्योर कर सकते हैं कि वी आर नॉट अ बिग ब्रदर। हम ऐसे बुली नहीं है कि हम हमारी कंट्री और आपकी इसको कंट्री में जो भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप यू नो कम है हमसे किसी भी उसमें। एक कंट्री का अपना वजूद होता है, और हमारा अपना वजूद है, आपका अपना वजूद है, और हम दोनों को एक दूसरे के वजूद को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अगर हम इसको करेंगे तो तभी एक पॉजिटिव स्टेप हम आगे लेके जा पाएंगे। और जब तक आपका जो जितने भी कॉबवेब्स हैं आपके लीडर्स के और आपके आर्मी चीफ की थिंकिंग में, जब तक ये कॉबवेब्स नहीं दूर होंगे, मुझे नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में कोई भी बेहतरी आ सकती। जी, तो अब्दुल सर, मेरा सर आपसे सवाल है कि अगला कि सर जो इंडिया की तरफ से एक वैक्सीन आ रही है पाकिस्तान में 4.5 सर 45 मिलियन डोजेज जो आ रही हैं, उसके बारे में सर आपका क्या ख्याल है? क्योंकि चाइना की वैक्सीन तो काम कर नहीं रही है, इमरान खान को भी आज कोविड पॉजिटिव घोषित कर दिया गया है चाइनीज वैक्सीन लेने के बाद, तो इसको आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, देखिए, जहाँ तक ये पेंडेमिक की बात है, उसको चाइनीज वैक्सीन या इंडियन वैक्सीन कहना, वो तो एक इंडिया ने एक इंसानियत के लिए बनाई, एक तमाम इंसानों के लिए, रिस्पेक्टिव के, ये हिंदू को लगेगी मुसलमानों को नहीं लगेगी, बल्कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। वो एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पे सामने आया, उसने यूनाइटेड नेशंस के तमाम स्टाफ को या जो भी एम्प्लॉयज़ थे उनको ऑफर की कि वो उनको प्रोवाइड करेगा। अब जो खान साहब, वैक्सीन का तो मैकेनिज्म ये है कि उसको टाइम लगता है, सेकंड डोज के बाद वो एंटी बॉडीज बनना शुरू होती हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ने कल गालिबन वैक्सीनेशन कराई और आज उनका टेस्ट पॉजिटिव हुआ। हो सकता है कि टेस्ट तो उन्होंने आज ही कराया होना है या कल कराया होना है, तो हो सकता है कि उनको कोविड पहले हो चुका हो, वो वैक्सीनेशन से पहले ही हो गया हो उनको कोविड, ये तो नहीं कहा जा सकता। तो जी खैर, वेलकम करना चाहिए, यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स या यहाँ पे कुछ वो नहीं होना चाहिए। जो भी सिर्फ वैक्सीन की बात नहीं है, हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल, मोस्टली जो रॉ मटेरियल मेडिसिन का आता है, अब तमाम किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को उठा के देख लो ना, मेजर पोर्शन इंडिया से आता है। उनका मेजर जो शायद बायर वो इंडिया से ही मंगवाते हैं। आपके जो सॉल्ट्स हैं, जो ये कॉम्पोनेंट जितने भी इसका रॉ मटेरियल है, वो मोस्टली क्योंकि इंडिया से उनको बेहतर पड़ता है। तो जब बाकी मटेरियल, रॉ मटेरियल हम इंडिया से मंगा सकते हैं, तो वैक्सीन क्यों नहीं मंगा सकते? जो इवन सारी ट्रेड बंद होने के बावजूद भी रॉ मटेरियल आ रहा है, वो बंद नहीं हुआ, फार्मास्यूटिकल आइटम्स कुछ भी बंद नहीं हुआ। तो फिर वैक्सीन के ऊपर हम क्यों इतने एग्वेस्टिक हों कि नहीं, अगर इंडिया की वैक्सीन आएगी तो हमें उसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात है उसमें? ठीक है, जाहिर है इंडिया बहुत सारी चीज़ों में एडवांस है, आईटी में बहुत एडवांस है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास चल रहे हैं जो कि इंडियंस। अब मैं गूगल यूज़ करना इसलिए नहीं छोड़ सकता कि वहाँ सुंदर पिचाई उसका सीईओ है, या मुझे माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करना छोड़ देना चाहिए। ये तो सबका एक ग्लोबली एक वो चीज़ है ना, तो इस पे अप्रिशिएट ही करना चाहिए इंडिया को कि चले वो एक अच्छे से जा रहे हैं, अच्छा उन्होंने अचीव किया है। जी राजन सर, आप वैक्सीन डिप्लोमेसी को सर कैसे देखते हैं फ्यूचर में पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस के? देखिए, मैं सहमत हूँ जो अब्दुल जी ने बताया कि वैक्सीन तो एक मेडिकल जो है ना, एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो जो उसमें ऐसा नहीं है कि इंडिया का वैक्सीन हो गया, चाइना का हो गया या यूके का हो गया। आज इंडिया 94 कंट्रीज को वैक्सीन दे रहा है, और सारे कंट्रीज इंडिया का वैक्सीन ले रहे हैं। और आपको इसको पता होगा, लास्ट फ्राइडे को जो क्वाड की मीटिंग हुई थी, जिसमें अभी फैसला ये हुआ है कि वैक्सीन इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, और उसकी फंडिंग यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया से आएगी। जापान उसका सप्लाई चेन जो है पूरा उसका ऑर्गेनाइज करेगा। तो ये एक ह्यूमैनिटी की तरफ कदम है।
अच्छा, इसमें इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। और अगर पाकिस्तान को वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है तो उसको, मुझे नहीं लगता इंडिया गवर्नमेंट उसको जो मना करेगी, वो पाकिस्तान में भी वैक्सीन भेजेगी। तो ये एक मेडिकल ह्यूमैनिटी के लिए है, इसमें कोई कंट्री डिवाइड नहीं है। मैं ये मानता हूँ चीज। हिमांशु, इसमें मैं एक और बात आपको ऐड करना चाहूंगा। इसमें श्योर सर। जनरली हमारा सोशल बिहेवियर क्या है मेडिसिन को लेके। आप एक जिंदगी बचाने वाली कोई मेडिसिन हो और मुझे फार्मेसी में ये ऑप्शन दी जाए, या एक जनरल पब्लिक को ये ऑप्शन दी जाए कि ये मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन इसराइल, मेड इन अमेरिका या मेड इन यूके है, तो आम तौर पे मेड इन इसराइल ली जाएगी। ठीक है, क्योंकि उनको अपनी जान बचानी है और उनको ट्रस्ट होगा इसराइल की प्रोडक्ट के ऊपर, जी। कि जूस जो है ना वो आपको धोखा नहीं देंगे, जूस की प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है। तो आप अगर यहाँ पे खालिस दूध लेने जाते हैं ना, वो आपको नहीं मिलेगा। आप पूरे पाकिस्तान में आपको खालिस दूध नहीं मिल सकता, शायद ही कहीं से आपको मिले। तो ये तो हमारा एक कलमिया रहा है, यानी कि आपको कोई एक चीज भी, बच्चे का जो दूध लेते हैं वो भी आपको खालिस नहीं मिलता, कोई दवाई खालिस नहीं मिलती, कोई चीज नहीं मिलती। और उस पर हम ये कहेंगे नहीं इंडिया से वैक्सीन नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो हमने कौन सा बना ली? अगर हमने बना ली होती तो हम कह सकते थे कि जी इंडिया से नहीं चाहिए, हमारी ज्यादा अच्छी है। अगर हमारी होती भी सही ना, अगर पाकिस्तान ने बनाई भी होती, हमारी सोच ये है कि नहीं पाकिस्तान की ठीक नहीं होगी। हम चाइना के हवाले से भी ऐसे देखते हैं कि अच्छा चाइनीज प्रोडक्ट है, वैक्सीन को माइंड में आता है कि जी चाइनीज प्रोडक्ट है, कितनी रिलायबल होगी, अमेरिकन हो जाए, जर्मन हो जाए, भले इंडियन हो जाए, चाइना से बेहतर ही होगी। आपकी कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में कपड़ा भी पड़ा हो ना, एक चाइना का पड़ा हो और एक इंडिया का पड़ा हो, तो लोग इंडिया को प्रेफर करेंगे, तो उनको लगेगा कि क्वालिटी की चीज होनी है। जी। तो सर मेरा सर आपसे सर अंतिम सवाल सर ये है कि जो सर अभी एक चेंज इन डिप्लोमेसी हो रही है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, जिसमें गल्फ कंट्रीज जो हैं आप पाकिस्तान के साथ छोड़ के भारत की तरफ मूव ऑन ज़्यादा हो रहे हैं, और जिसमें भी देखा गया है कि सऊदी अरेबिया और यूएई ने जो अपना दिया हुआ लोन है पाकिस्तान को, वो तुरंत वापस की डिमांडिंग करी है, जिसमें अभी रीजन में $1 बिलियन की डिमांड करी गई है पाकिस्तान से। तो राजन सर आप इसको सर कैसे देखते हैं टैक्टिकल मूव के तौर पर? देखिए, अभी पूरे वर्ल्ड की रीअलाइनमेंट हो रही है चाइना की वजह से। और अगर आप जियो पॉलिटिक्स को स्टडी करेंगे, जो चाइना का रुख रहा है साउथ चाइना सी में, और जो अमेरिका को थ्रेटन करते हैं वो उनकी अथॉरिटी को, और वहाँ पे साउथ चाइना सी के वाटर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, और जो कंट्रीज हैं वहाँ पे उनको अपना मैरीटाइम बाउंड्री तक नहीं उनको आने देते हैं। तो ये सारी जो रीअलाइनमेंट हो रही है वर्ल्ड में आज की डेट में चाइना की वजह से, और इसीलिए जो भी कंट्री चाइना के साथ जुड़ा होगा उसको इसका खामियाजा देना पड़ेगा। और जितने भी मेजर नेशंस अभी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया भी आप ले लीजिए, इसको वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि चाइना एक अपना रोग नेशन बने और उसको एक खुली छूट दी जाए। और इसीलिए चाइना की जो स्टेटमेंट आई क्वाड की मीटिंग के बाद, वो एक काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी, बिकॉज चाइना ने उस पर रिएक्ट किया है। तो इसीलिए अभी जो आपकी रीअलाइनमेंट हो रही है वर्ल्ड में, वो शुरू हो गई है। और जब तक हम अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक शांति की तरफ नहीं ले जाएंगे, ये प्रॉब्लम्स और भी बढ़ती जाएंगी। तो इसीलिए मैं आज पाकिस्तान के जो उसको रिप्रेजेंटेटिव है आपके चैनल में आज आए हैं, हम उनसे इसीलिए ये उसको बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड नहीं चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान में दोस्ती हो, और इसीलिए हम अपने लोगों के बीच में हमको ऐसी कंडीशंस बनानी पड़ेंगी कि हम अपना हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ाएं और अपना ट्रस्ट जो हमारा डेफिसिट है उसको इंप्रूव करें। और अगर हम ये कर पाएंगे तो आप देखना कि वो एक
विन विन सिचुएशन होने वाली है दोनों कंट्रीज के लिए। मुझे बस इतना ही कहना है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर, अब्दुल सर, इसके बारे में थोड़ा सा? देखिए, वो वर्ल्ड कम्युनिटी तो दूर की बात है कि वो नहीं चाहेगी या चाहेगी कि पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन बेहतर हों या ना हो, लेकिन हमारे यहाँ या आपके यहाँ जो वो सर्टन एलिमेंट्स जिनको इस कॉन्फ्लिक्ट से या इस फर्दर एस्केलेशन से फ़ायदा होता है, अगर मुझे फ़ायदा होगा तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि जंग हो वो। और इसकी मैं मिसाल आपको ऐसे दूंगा कि थोड़ा सा टेंशन हुई इंडिया पाकिस्तान की, तो मेरी अपेयरेंस बढ़ गई इंडियन मीडिया के ऊपर। जब मेरी इंडियन मीडिया की अपेयरेंस बढ़ी तो मुझे लगा कि यार ये तो मुझे सूट करता है, ठीक है। ऑल्दो के मॉनेटरी कोई फ़ायदा नहीं है मुझे, मैंने कभी आज तक कुछ नहीं लिया, बट मैं ये सोच रहा था मेरी हर स्पोक्स पर्सन ये चाहता है कि उसका इंटरनेशनल एक्सपोजर हो और बाकी हो। तो सम टाइम कन्फ्लिक्ट जो होता है ना, वो छोटे से सेक्शन को बड़ा सूट कर रहा होता है, मोस्टली मॉनेटरी उसके हवाले से। तो हमारे यहाँ भी लोगों को सूट करता होगा, आपके यहाँ भी सूट करता होगा। उसका एक पॉलिटिकल लेवरेज भी होता है कि मैं 10 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट दे दूं इंडिया के खिलाफ, तो मेरी फॉलोअरशिप, फैन फॉलोअरशिप यहाँ पे बढ़ जाएगी कि मैं इंडिया को बड़ा ललकारता हूँ। ऑल्दो कि मुझे बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है कि मैं वहाँ पे जाके उनके चैनल्स पे वो बैशिंग नहीं करता, मैं सेंसिबल बातें करता हूँ, या मैं बाकी लोगों की तरह उनको उस तरह से नहीं पुकारता, तो इट मीन्स कि मैं उस तरह का वो नहीं हूँ, तो मेरी शायद वो रेटिंग्स ना हो यहाँ पे। तो हमें हर बंदे को पर्सनल लेवल पे जाके उसको जो पर्सनली जो गेन वो कर रहा होता है, तो वो उसी चीज़ पे वो कहता है। तो लेकिन ओवरऑल हमें अपने बच्चों का सोचना चाहिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन का सोचना चाहिए, ताकि हम उनको क्या छोड़ के जाएंगे उनके लिए, वही जंगे, वही सारा कुछ। तो इससे बाहर निकल आना चाहिए हमें। जी, तो सर अभी जो ये यूएई का सर जो लोन रिक्वायरमेंट है आई है पाकिस्तान में, तो सर इसको भी, इस जियोपॉलिटिक्स को सर पाकिस्तान में कैसे देखा जा रहा है? देखिए, थोड़ा सा शिफ्ट तो आया है। अगर डिनाई किया जाए कि हमारा सऊदीया के साथ आपका आर्मी चीफ 73 ईयर्स में वहाँ पे नहीं गया और उसका फिर विजिट होता है जाके, फिर जॉइंट एक्सरसाइजेज दिसंबर में होने जा रही हैं, हम्म, तो ये कहना कि नहीं, जहाँ से भी हमारा थोड़ा सा इशू उनके साथ हुआ, इंडिया को फॉरेन स्पेस मिली, उस इंडिया ने पेनिट्रेट किया, बड़ी अच्छी आपने शॉट खेली वहाँ पे। यूएई के साथ आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनका आपके साथ ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, सऊदीया बहुत बड़ा सप्लायर है उसका, और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, बायर है ऑयल प्रोडक्ट्स का। तो दुनिया कैसे निगेट कर सकती है उसको? सबसे बड़े तो आप इराक से लेते हैं, फिर गालिबन सऊदीया था, अब अमेरिका आ गया। तो कहने का मतलब ये कि हम ये कहेंगे नहीं बहुत आइडियल रिलेशन है हमारे यूएई के साथ, तो ऐसा नहीं है। और वो जो उन्होंने $1 बिलियन दिया हुआ था, वो इतना भी मैटर नहीं करता, क्योंकि $20 बिलियन तो हमारे रिजर्व्स हैं अभी भी। तो बट ये कि ऑब्वियसली आप ज़रा टाइटन हो जाते हैं, आपको जो पहले वो फर्दर आप एक्सपेक्ट कर रहे होते थे उनसे कि 1 अरब अभी आया तो 1 अरब और आएगा, अब ये कि वो लिए हुए भी वापस करने पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, वो खास तौर पर पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो तो सर राजन सर, आपसे थोड़ा क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा, फिर उसके बाद इस सेक्शन को सर क्लोज अप करते हैं। ओके, मेरे से क्लोजिंग कमेंट्स आ रहे हो? ओके, ग्रेट। श्योर। सो ये जो आज जो एक बहुत ही ओपन डिस्कशन हुआ, और इसमें जो व्यू पॉइंट्स सामने आए हैं पाकिस्तान की तरफ से और हमारी तरफ से, वो मैं सोचता हूँ कि इनको आगे लेके जाना चाहिए, और वो तभी हम आगे लेके जा पाएंगे जब हम अपना ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करेंगे। सो पहला जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है वो है कि वी हैव टू बिल्ड ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट कैन ओनली कम अगर कुछ एक्शंस सरहद के उस पार से यू यू आए। अगर पाकिस्तान की तरफ से, अगर पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने पहल अपने की है कि हम एलसी के ऊपर फायरिंग बंद करेंगे और सीज फायर होगा, और एक ऐसा माहौल हम चाहते हैं इंडिया के साथ पीस का, तो वो जो एक्शन है, वो जो वर्ड्स हैं, उनको एक्शन में तब्दील चेंज होना पड़ेगा और तब्दील होना पड़ेगा। और
तभी हम एक दूसरे के साथ अपने हाथ मिला पाएंगे। और हम इसको इसी उम्मीद के साथ है कि इंडिया एक पीस लविंग नेशन है। इस गांधी जी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल थे और वो एक नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। और हमारा देश भी और हमारी भी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी के ऊपर कायम है। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी एक अपना कदम आगे बढ़ाए और जो स्टेटमेंट्स अभी पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं उनको एक्शंस में तब्दील किया जाए। इसको जी बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। जी सर, अब्दुल सर आपका क्लोजिंग कमेंट सर। देखिए, मैं तो बिल्कुल इनसे अग्री करूंगा। मैं अपनी तरफ से क्या ऐड करूं, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्योंकि हमारे ये आर्मी चीफ थोड़े नफीस आदमी हैं, थोड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं, एक्शंस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। शायद मैं इनकी क्रेडिबिलिटी को ज़्यादा रेट करूंगा कि मुझे पर्सनल लेवल के ऊपर मुझे लगता है कि इनकी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो बेहतर है बाकियों से। तो और उम्मीद की जाती है कि क्योंकि ये खुल के सामने आते हैं, अगर इन्होंने मुखालफत की जब तक तो मुखालफत की, जब पीस की बात की है तो पीस की बात की है। ये ग्रे में कुछ नहीं रखते, ये बिल्कुल या वाइट में रखते हैं या ब्लैक पे रखते हैं। तो उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद की जा सकती है क्योंकि इस सब में उनका इनपुट जो है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमारा शायद उतना ना हो। जी, तो सभी देखने वालों को मेरा हार्दिक धन्यवाद कि आप लोगों ने ज्वाइन किया और इस शो को सफल बनाया। और मेरे दोनों पैनलिस्ट को सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आशा करेंगे कि अगली बार जब आपसे मुलाकात हो तो एक नए टॉपिक पे एक नए उम्मीद के साथ। सर तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद सर। जय। थैंक यू सर, थैंक यू अब्दुल सर ओके जी, फॉर ज्वाइनिंग। ओके। थैंक यू।